संजय है, मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। यह हमारी मध्य प्रदेश की सीरीज चल रही है जिसमें हम मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय और मध्य प्रदेश के गठन व पुनर्गठन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज से जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मध्य प्रदेश का भूगोल। सामान्य जानकारी के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित कुछ तथ्यों को जान चुके हैं, तो आइए हम उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यदि सामान्य जानकारी के अंदर भूगोल के तथ्यों की बात की जाए तो हमने सबसे पहले देखा है मध्य प्रदेश का विस्तार। तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और यदि बात की जाए देशांतरीय विस्तार की, तो मध्य प्रदेश का देशांतरीय विस्तार है वो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से कितना है 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। और यदि क्षेत्रफल की बात की जाए तो हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कितना है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का हमारा क्षेत्रफल है। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश भारत का सेकंड यानी कि दूसरा बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा बड़ा राज्य है और पूरे भारत के क्षेत्रफल का 9.38% मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। पूरे भारत के क्षेत्रफल का 9.38% मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, जो कितना है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। यदि मध्य प्रदेश के उत्तर से दक्षिण के विस्तार की बात की जाए तो यह कितना है उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 605 किलोमीटर। और यदि पूरब से पश्चिम की बात की जाए, पूरब से पश्चिम तक मध्य प्रदेश के विस्तार की बात की जाए तो ये है 870 किलोमीटर। 870 किलोमीटर। इसके अलावा हमने क्या देखा कि जो हमारा मध्य प्रदेश है वो भू आविष्टित राज्य यानी कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है। हमारे मध्य प्रदेश के साथ जो सीमा बनाने वाले राज्य वो कितने हैं 5 राज्य हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। इस साइड आएंगे तो हमें मिलेगा राजस्थान, नीचे साइड आएंगे तो हमें मिलेगा गुजरात, नीचे साइड आएंगे तो हमें मिलेगा महाराष्ट्र, इस साइड आएंगे तो हमें मिलेगा छत्तीसगढ़, इस साइड आएंगे तो हमें मिलेगा यूपी। यानी कि ये 5 राज्य हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं 52 जिले हैं। तो जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं वो 10 जिले हैं और जो यूपी के साथ सीमा बनाते हैं वो 13 जिले हैं और गुजरात के साथ 2 जिले सीमा बनाते हैं और महाराष्ट्र के साथ 9 जिले सीमा बनाते हैं तथा छत्तीसगढ़ के साथ 6 जिले सीमा बनाते हैं। इसके अलावा हमने क्या देखा था मध्य प्रदेश में 10 संभाग है, तो हम 10 संभाग के बारे में भी पढ़ चुके थे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं मध्य प्रदेश का विभाजन। मध्य प्रदेश का विभाजन, मध्य प्रदेश का विभाजन यानी कि कौन सा विभाजन मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। तो हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। तो जो मध्य प्रदेश है वो हमारा काय का हिस्सा है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मध्य प्रदेश जो हमारा हिस्सा है वो काय का हिस्सा है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब आप सोच रहे होंगे ये गोंडवाना लैंड क्या होता है, तो आप जब हिमालय को पढ़े होंगे तो आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत। इसमें कोबर ने बताया था कि लगभग 250 वर्ष पहले एक सुपर ओशियन हुआ करता था और एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था पृथ्वी पर। जो सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था उसको उन्होंने कहा पेंजिया और जो सुपर ओशियन हुआ करता था उसको उन्होंने कहा पेंथा लासा। ये 250 मिलियन वर्ष पहले की कहानी। लेकिन 250 मिलियन वर्ष में क्या होता है कि ये जो पेंजिया होता है ये विभिन्न बलों के कारण आप टूट जाता है और ये 2 भागों में बट जाता है। कौन कौन से बट जाता है, ऊपर वाला भाग कहलाता है अंगारा लैंड
और नीचे वाला भाग कहलाता है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है या कहें जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। तो जो हमारा मध्य प्रदेश भी हो जाएगा काय का भाग हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का भाग हो जाएगा। और जो हमारे मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन किया है वो किसने किया है? फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया ने। फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया। जो हमारा मध्य प्रदेश है वो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया ने किया है। तो आइए हम आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है। विभाजन में हमें दो चीजों का पता चल गया। सबसे पहला कि जो हमारा मध्य प्रदेश है वो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड आप कोवर के भूषण नीति के सिद्धांत से समझ सकते हैं। और जो मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन किया गया है वो फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया ने किया है। तो फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को टोटल 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। कितने प्रदेशों में बांटा है? 3 भौतिक प्रदेशों में इसको बांटा गया है। अब ये 3 कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं आइए देख लेते हैं। जो 3 भौतिक प्रदेश में है सबसे पहला और महत्वपूर्ण है वो है मध्य उच्च प्रदेश। कौन सा है? मध्य उच्च प्रदेश। दूसरा हो जाता है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। दूसरा क्या हो जाता है? सतपुड़ा मैकल श्रेणी। और जो तीसरा और अंतिम होता है वो है पूर्वी पठार। वो क्या है हमारा? पूर्वी पठार, जिसे और किस नाम से भी जाना जाता है? जिसे बघेलखंड का पठार भी कहा जाता है। जिसे बघेलखंड का पठार भी कहा जाता है। तो जो हमारा मध्य उच्च प्रदेश है यह पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 82% है। जो मध्य उच्च प्रदेश है वो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 82% है। और जो हमारा सतपुड़ा मैकल श्रेणी है ये लगभग 11% है पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की। और जो हमारा बघेलखंड का पठार या जो हमारा पूर्वी पठार है वो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का टोटल 7% है। तो आइए अब हम 3 भौतिक प्रदेशों को मध्य प्रदेश के मैप पर देख लेते हैं। तो मैप पर कुछ इस तरीके से ये हमें दिखाई देते हैं। ये जो ऊपर वाला भाग होता है लगभग त्रिकोण के रूप में है, ये है हमारा मध्य उच्च प्रदेश। ये हमारा क्या? मध्य उच्च प्रदेश। ये हमारा है, ये दूसरा हमारा है क्या? सतपुड़ा मैकल श्रेणी। सतपुड़ा मैकल श्रेणी। और तीसरा है हमारा पूर्वी पठार। तीसरा हमारा क्या है? पूर्वी पठार। तो ये 3 आप मैप में देख सकते हैं जो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। अब बात की जाए मध्य उच्च प्रदेश की तो ये बहुत विशाल है और बहुत सारे पठार इसके अंतर्गत आ जाते हैं जिनकी अलग विविधताएं हैं। तो क्या किया है कि जो हमारा मध्य उच्च प्रदेश है इसकी विशालता और विविधता के कारण इसको हम पुनः 5 भागों में तोड़ देते हैं, यानी कि इसका भी विभाजन कर देते हैं 5 भागों में। तो वो मध्य उच्च प्रदेश के उपविभाग कहलाते हैं। तो वो कौन कौन से आइए हम देख लेते हैं। जो सबसे पहला उसमें आता है वो होता है मध्य भारत का पठार। क्या होता है? मध्य भारत का पठार। दूसरा हो जाता है हमारा बुंदेलखंड का पठार। दूसरा क्या हो जाता है हमारा? बुंदेलखंड का पठार। तीसरा हो जाएगा हमारा मालवा का पठार। तीसरा क्या हो जाएगा? मालवा का पठार। चौथा हो जाएगा हमारा रीवा पन्ना का पठार। और जो हमारा 5वां हो जाएगा और जो अंतिम उपभाग है मध्य उच्च प्रदेश का वो हो जाता है नर्मदा सोन घाटी। वो क्या हो जाता है? नर्मदा सोन घाटी। तो जो हमारा मध्य उच्च प्रदेश है उसकी विशालता और विविधता के कारण उसको 5 उपविभागों में बांट देते हैं। कितने उपविभागों में बांट देते हैं? 5 उपविभागों में बांट दिया गया है। वो कौन कौन से हैं? मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। तो आइए हम उसको भी मैप में देख लेते कि मध्य उच्च प्रदेश के 5 उपविभाग की स्थिति कैसी है। तो आइए उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो इसको हमने अलग कर दिया कुछ देर के लिए।
यदि आप मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको मैप आना बहुत जरूरी है, तो आप मैप की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए घर पे रह के। तो जो हमारा मध्य उच्च प्रदेश है, मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 उपविभाग है, वो कुछ इस तरीके से हैं। जो हमारा ये पहला वाला भाग, ये मतलब कि उत्तर और पश्चिम, यानी कि पश्चिम उत्तर का एरिया है, ये हमारा है क्या, पहला वाला भाग। पहला भाग क्या है हमारा, मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के हम राइट साइड जाएंगे तो यहाँ पे हमें दूसरा वाला भाग मिलता है, जो है क्या, बुंदेलखंड। आधा बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के पास है और कुछ बुंदेलखंड का हिस्सा कहाँ पे, यूपी में है। और जो हमारा तीसरा भाग है मालवा का पठार, ये इस साइड है, यानी कि मध्य प्रदेश के मध्य से लेके पश्चिम साइड हम जाएंगे तो हमारे लिए क्या मिलेगा, मालवा का पठार। और जो हमने चौथा देखा है वो रीवा पन्ना वाला एरिया है, तो इधर पे हमें मिल जाता है रीवा पन्ना का पठार। और पांचवा नर्मदा सोन घाटी, तो जहां से नर्मदा नदी बहती वो नर्मदा घाटी हो जाती है, और सोन नदी पूर्व साइड चली जाती है तो सोन नदी के पूर्व साइड में सोन घाटी हो जाती। तो दोनों को मिलाकर बता दिया कि ये क्या है भैया, हमारी नर्मदा सोन घाटी। तो मध्य प्रदेश को मुख्यतः 3 उपविभागों में बांटा है, मतलब 3 उसके भौतिक प्रदेश है। लेकिन अगर बात की जाए कि टोटल कितने हैं, तो टोटल 7 हैं। कहीं कहीं पे क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश के कितने भौतिक विभाजन किए गए, कितने भागों में उसको बांटा गया है, तो कहीं कहीं पे ऑप्शन में 3 नहीं आता है, तो आप 7 भी लगा सकते हैं। 7 कैसे हो जाएंगे, पहला हो जाएगा मध्य भारत, दूसरा बुंदेलखंड, तीसरा मालवा, चौथा रीवा पन्ना, 5वां नर्मदा, 6वां हो जाएगा सतपुड़ा महकल, और 7वां हो जाएगा बुंदेलखंड का, बघेलखंड का पठार। ये 7 उपविभाग है, 7 भौतिक प्रदेश है जिनमें मध्य प्रदेश को बांटा गया। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं हमारा मध्य उच्च प्रदेश। की जाए मध्य उच्च प्रदेश की, तो इसका निर्माण कैसे हुआ है भैया, इसका निर्माण कैसे हुआ है, कोड़प्पा क्रम की चट्टानों से, कोड़प्पा क्रम की चट्टानों से, विंध्यन चट्टानों से और नदियों के निक्षेपों से क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। और यह कैसा है भैया, ये पूर्व से पश्चिम तक फैला है, पूर्व से पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम तक ये फैला हुआ है। और जो पठारी भाग है पूर्व से पश्चिम तक मुख्यतः, वो इसके अंतर्गत आता है। और इसका आकार आप देख रहे हैं कैसा है भैया, त्रिकोणाकार है। कैसा है भैया इसका आकार, त्रिकोणाकार आकार का है ये। और इसका कुल क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 82% है। कितने प्रतिशत है, 82%, यानी कि लगभग 4/5 भाग मध्य प्रदेश का इसके अंतर्गत आता है। और यदि बात की जाए कि ये काफी ज्यादा बड़ा है, तो इसके कारण इसमें बहुत सारी विविधताएं, कई कई क्षेत्रों में बहुत अधिक विविधताएं पाई जाती है। तो इन्हीं विविधताओं के आधार पर, इन्हीं विविधताओं और विशालता के आधार पर, विशालता के आधार पर ही इसे क्या किया गया है, 5 उपविभागों में बांट दिया गया। कितने उपविभागों में बांट दिया गया है, 5 उपविभागों में बांट दिया गया है। वो 5 उपविभाग कौन कौन से हैं, हमने अभी पिछली स्लाइड में देखे थे। पहला था हमारा क्या, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। दूसरा हमारा क्या था, बुंदेलखंड का पठार, दूसरा बुंदेलखंड का पठार। तीसरा था हमारा क्या, मालवा का पठार, मालवा का पठार। चौथा क्या हो जाएगा हमारा भैया, चौथा क्या हो जाएगा, रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। 5वां हो जाएगा नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी। तो इन 5 उपविभागों में मध्य उच्च प्रदेश को बांट दिया गया है। तो यदि आपको 50 शब्दों में लिखने को आ जाए कहीं पीएससी में 3 नंबर में, तो आप इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं इसका पहला उपविभाग, मध्य भारत का पठार। तो आइए हम मध्य भारत के पठार को देख लेते हैं। तो मध्य भारत के पठार की स्थिति हम आपको मैप में बता चुके हैं। कहाँ पे भैया, जो हमारा मध्य भारत का पठार है वो मध्य प्रदेश के कहाँ पे स्थित है भैया, पश्चिम और उत्तर में, यानी कि पश्चिमोत्तर में हमारा मध्य भारत का पठार स्थित है। तो एक बार अपन मैप में उसको फिर से देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से है हमारा क्या, मध्य भारत का
पठार। तो आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं। इधर पे पहला नंबर डाल के लिख लेते हैं क्या, मध्य भारत का पठार। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें आ जाती, लेकिन जो इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बातें अपन उनको जान लेते। इसकी अक्षांशीय स्थिति भी नहीं पूछी जाती, ना देशांतरी स्थिति पूछी जाती, बस अपन देख लेते इसकी स्थिति कहाँ है। तो यह मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तर और पश्चिम में स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित। और इसका निर्माण कैसे हुआ है भैया, इसका निर्माण कैसे हुआ है, विंध्यन क्रम की चट्टानों से हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। जब हम भारतीय भूगोल के बारे में पढ़ेंगे तो हम उधर पे बताएंगे कि विंध्यन क्रम की चट्टानें क्या होती हैं, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें क्या होती है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या होती है। अभी तो आप इसको याद कर लीजिए कि जो हमारा मध्य भारत का पठार है उसका निर्माण कैसे हुआ है, विंध्यन क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। और इसका जो क्षेत्रफल है 82% तो कौन था, 82% कौन था, मध्य उच्च प्रदेश। लेकिन मध्य भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाता है, मध्य भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाता है, 10.68% पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के। जो हमारा मध्य भारत का पठार है इसका क्षेत्रफल कितना है, मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 10.68%। और जो इस क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है, जो हमारे इस मध्य भारत के क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है, मुख्यतः जड़ोल मिट्टी पाई जाती है। जड़ोल मिट्टी और काली मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जड़ोल मिट्टी और काली मिट्टी हमारे मध्य भारत के क्षेत्र में पाई जाती है। काली मिट्टी तो अपन को पता है कि लावा जो निकलता है उसको ठंडा होने से जो बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं उनसे बन जाती है। और जो जड़ोल मिट्टी होती है, जो नदियों द्वारा अवक्षेप बहा कर लाए जाते, नई भूमि होती है, उस भूमि को जड़ोल भूमि को होती, खादर बांगर वगैरह, तो वो इस क्षेत्र में पाई जाती, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारी नदियां प्रवाहित होती हैं। और बात की जाए इधर की जलवायु की, तो इधर पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु कैसी है, महाद्वीपीय प्रकार की, क्योंकि ये जो हमारा मध्य भारत का पठार है वो समुद्र से काफी दूर है, क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश भूभाग स्थित रहता है, इसकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती। तो ये समुद्र से दूर होने के कारण अत्यधिक गर्म होता है, और हमारा जो मध्य प्रदेश का जो मध्य भारत का पठार है वो हिमालय के काफी नजदीक हो जाता है, तो इस कारण से ये काफी ठंडा होता है। यानी कि महाद्वीपीय जलवायु वह जलवायु होती जहां पर गर्मी में अत्यधिक गर्मी और ठंड में अत्यधिक ठंड पड़ती है। तो हमारे जो मध्य भारत का पठार है उसकी जलवायु कैसी है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। अब बात की जाए वर्षा की, तो इधर की जो औसत वर्षा है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर से लेके 75 सेंटीमीटर तक, 50 सेंटीमीटर से लेके 75 सेंटीमीटर तक इधर पर औसत वर्षा होती है। हमारे मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान अपन को पता है भिंड है, वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इधर पे वर्षा कम होने का मेनली कारण ये है कि मुख्यतः इधर पर पठार है, कोई बड़ी श्रेणी नहीं है, ना कोई पर्वत है, जिस कारण से जो मानसून पवनें होती हैं वो इधर से सीधे पार चली जाती हैं और आगे निकल जाती हैं और इस क्षेत्र में रुक नहीं पाती, जिसके कारण वर्षा नहीं होती। तो इधर की औसत वर्षा कितनी हो जाती है, 50 से लेके 75 सेंटीमीटर तक। और इस वाले क्षेत्र की यदि मुख्य फसल की बात की जाए, प्रमुख फसल, तो इसकी प्रमुख फसल है सरसों, चना और बाकी जितने मोटे अनाज होते जो मक्का, जौ, बाजरा वगैरह वो इस क्षेत्र में काफी पाए जाते, क्योंकि वर्षा उतनी ज्यादा नहीं होती और गर्मी अच्छी पड़ती है। तो जो जिन फसलों की गर्मी ज्यादा चाहिए होती है, पानी थोड़ा कम चाहिए होता है, वो इस क्षेत्र में होता है। तो सरसों, चना और जितने भी मोटे अनाज है वो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। सरसों तो इतना ज्यादा होता है कि ये जो हमारा मध्य भारत का पठार है इसको सरसों के पठार की संज्ञा दी जाती है। सरसों का पठार अगर कहीं पे लिखा हो तो आप समझ जाना क्या है, वो काय की बात कर रहे हैं, हमारे मध्य भारत के पठार की बात कर रहे हैं। तो जो सरसों का पठार है वो कोई है, हमारा
मध्य भारत का पठार। इसके अलावा जो मध्य भारत का पठार है इसको एक और नाम से जाना जाता है चंबल उप आंध्र प्रदेश। चंबल उप आंध्र प्रदेश, चंबल उप आंध्र प्रदेश, क्योंकि इधर पे चंबल नदी बहती वो काफी ज्यादा मृदा अपरदन करती हुई जाती, जिसके कारण इसके क्षेत्र में काफी बीहड़ वगैरह बन जाते हैं, एक उपद्रव करते हुए जाती है। इस कारण से इस क्षेत्र को चंबल उप आंध्र प्रदेश भी कहा जाता है। यदि इसकी जिलों की बात की जाए तो इधर आप देख सकते हो, इधर पे श्योपुर हो जाएगा, इधर पे क्या हो जाएगा मुरैना हो जाएगा, भिंड का कुछ हिस्सा आ जाता है, ग्वालियर का आ जाता है, राजगढ़ का आ जाता है, इधर मंदसौर का कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत आ जाता है। तो इतना हम मध्य भारत के पठार के अंतर्गत महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो अपन इनको याद रखेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमें आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आए लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। जुड़े रहिए जीएस विद संजय के साथ। धन्यवाद।